बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। सुना है कि मुल्क में जमहूरियत है और सुना है कि जमहूरियत पूरी तरह से चल रही है। अल्लाह करे कि जमहूरियत चले, मगर अगर इसको जमहूरियत कहते हैं तो ज़ाहिर है कि जमहूरियतों के अंदर ना तो फ़ौजी अदालतें होती हैं और ना ही इस तरह के क़वानीन के जिससे कि कभी सोशल मीडिया पे पाबंदी का डर हो और कभी किसी और चीज़ के ऊपर। फ़ौजी अदालतों का बहरहाल आज फ़ैसला हुआ है। कौमी असम्बली ने 28वीं तरमीम जो है वो मंजूर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया, एहतजाज किया और बिलाखिर बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, सिटिंग्स हुई। 9 नुकाती अपनी जो तजावीज़ थी, तरामीम थी, वो पेश की। उनमें से 4 बहुत अहम मेरे ख़्याल में भी, और जितने सियासी मुबस्सरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही अहम 4 जो थी तरामीम वो एक्सेप्ट कर ली गई, जो कि आज जो 28वीं तरमीम है उसमें मंजूर हुई। वो ये कहती हैं कि गिरफ्तार अफराद को, जो भी गिरफ्तार होगा दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में उसको पेश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इस किस्म की कोई शिक मौजूद नहीं थी। मुलजिम को किन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया ये भी 24 घंटे के अंदर बताया जाएगा। मुलजिम को मुनसिफाना ट्रायल के लिए पसंद करने का या उसका जो पसंदीदा वकील है उसको लगाने का, हायर करने का भी इख्तियार दिया गया है। और मुलजिम पर कानून शहादत 1984 की जो शिक़ें हैं उनका इत्तलाक भी जो है वो मान लिया गया। बहरहाल पीपल्स पार्टी झिपटी क्यों, फिर पलटी क्यों और पलट के फिर झपटना क्यों भूली, ये बहुत अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी रजामंद हुई तो ये बातें भी हुई कि कोई अंदरूनी खाना डील है, और वो डील अगर है तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आज सेनेट के अंदर उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी और हुसैन हक्कानी साहब पे जो इल्ज़ामात है वीज़ों के बारे में, बहुत उसके ऊपर धुआंधार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। और इस मामले के ऊपर ये बात सरताज अजीज़ साहब ने कही है कि कोई नया बयान नहीं है जो कि हुसैन हक्कानी साहब ने दिया है। हाउस का कोई इत्तफाक बन रहा है कि इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर दिफा पहले ही इसके ऊपर पार्लिमानी कमीशन की बात कर चुके हैं। इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान, कल चौधरी निसार साहब ने सेनेट के अंदर बहुत तकरीर की थी, जानदार तकरीर थी। नेशनल एक्शन प्लान में क्या सिर्फ फौजी अदालतें ही हैं? 19 नुकात पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में रद्दुल फिसाद जो है वो किस कदर एक्टिव है, किस कदर नहीं? आज आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटा सा नमूना ज़रूर देखा। पंजाब में ये स्लो क्यों है और इसमें तेज़ी क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर आज प्राइम मिनिस्टर ने पार्लिमानी कमेटी में कहा है कि आप इंतखाबात की भरपूर तैयारी करें। मुशर्रफ साहब के साथ उनकी कोई अंदरूनी खाना डील नहीं हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इस मौके पे ये बातें क्यों कर रहे हैं, और क्या वाकई 2017 इंतखाबात का साल हो सकता है? क्योंकि पनामा आने वाला है। पनामा कैसा होगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, तारीख पे तारीख आ रही है, इंतज़ार बढ़ रहा है। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, हम सारे सवालात पूछेंगे। कोई और नहीं हमारे साथ मौजूद है, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एजेंडा बहुत बड़ा है सर, वक्त बहुत कम है। तो सर आप तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, फौजी अदालतें बिलाखिर मान गए आप। हमने वाहिद जमात है जिसने कि उनमें कुछ तरमीम जो हुकूमत के तजवीज़ थी उस पर करवाई, और जैसे आपने कहा कि वो अहम तरामीम है, आपने वो बयान कर दिए, उनमें फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो हमने तजावीज़ अपनी आप समझे जिनसे दस्तबरदार हुए, वो बुनियादी तौर पे 2 हैं, और इस पे बतौर प्रोफेशनल लॉयर्स नाइक साहब, फारूक नाइक साहब, लतीफ़ खोसा साहब और मैं, हम तीनों ने बैठ के जब जायज़ा लिया इन डिमांड्स का, तो एक ये सेशंस जजेस को फौजी अदालत में बिठाना, इसमें हमारे ज़हन में कोई शक ऐसा नहीं था कि ये चीफ़ जस्टिस साहिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे, सेशन जजेस को मुस्तहार नहीं देंगे, क्योंकि अजीज़ुल्लाह मेमन के 1993 से केस से लेकर तसलसल के साथ बीच में महमूद अचकज़ई का केस आता है, 31 जुलाई 2009 वाला जजेस केस आता है,
उसमें तसलसल से सेपरेशन ऑफ द एग्जेक्टिव फ्रॉम द जुडिशरी का प्रिंसिपल रखा गया है और अदालत उस पर बड़ी बहुत मर्तबा बड़ी ठोस और गैर मुबहम तौर पे वो कह चुकी है। सो इसका इम्कान ही नहीं। दूसरी चीज़ जो बड़े पॉइंट हमने जिस पे कहा जा रहा है कि दस्तबरदार हुए वो ये था कि आर्टिकल 199 के तहत जो नज़रसानी अदालत कर सकती है, हमने बिल्कुल वो बीच में आर्टिकल 199 को डाला हुआ था कि उसके तहत अदालत हाई कोर्ट्स फौजी अदालतों के फैसले पे नज़रसानी करें। वो हम इसलिए दस्तबरदार हो गए क्योंकि ये जो फैसला आया है 23वीं आईनी तरमीम पे, जब पिछली दफ़ा ये मिलिट्री कोर्ट्स लगे थे तो वो फैसला आया है इसी साल 2016 में, सॉरी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का। जी, वो जो हामिद खान साहब की पिटीशन थी उसके ऊपर। जो हामिद खान साहब की पिटीशन थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के नाम से वर्सेस द फेडरेशन। जी, वो PLD 2016 में सुप्रीम कोर्ट पे 401 पे रिपोर्टेड है। उसमें जो अक्सरियती राय है उसमें जजेस ने कहा है कि ये बीच में लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये हमारा इख्तियार आर्टिकल 199 में वैसे ही है। ठीक, अच्छा, ये हमारा इख्तियार है कि हम तो कोई भी ट्राइब्यूनल हो उसकी उस पे नज़रसानी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसको आपने फिर इसलिए और वापस लिया। आपको याद होगा कि ये एक मैंने तो यहाँ तक मनवाया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में चीफ जस्टिस के 13 जजेस को सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो एक ट्राइब्यूनल है उस पर भी अदालत 199 के तहत हाई कोर्ट और 184 ज़ेली शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस ट्राइब्यूनल हाईएस्ट ट्राइब्यूनल जो हो सकता है जिसका सरबराह चीफ जस्टिस होता है, जिसमें 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बैठे होते हैं, उस पे भी नजरसानी कर सकते हैं। तो हमने इसलिए इन पे इसरार नहीं किया। ठीक, बाकी जो हमने मनवा लिया है वो 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना, अदालत में पेश होंगे और वो सारे, नो डाउट इसमें बहुत बड़ी। लेकिन सर जब ये आया था और पीपल्स पार्टी ने जैसे अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो लगा कि वो पुरानी पीपल्स पार्टी वापस आ गई है जो कि कभी थी। फिर उसके बाद जब इसके ऊपर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, आपने भी लोगों से बात नहीं की, कन्फ्यूजन बढ़ा कि शायद मान गए नहीं माने, शेख रशीद साहब ने कहा मान गए, तो उस पर फिर बहुत से लोगों को मायूसी हुई कि पीपल्स पार्टी ने ये क्या कोई बार्गेनिंग थी जिसके लिए हो रहा है, और फिर बहुत लोगों ने कहा डील भी हुई है अंदरूने खाना। एक तो ये डील बड़ी ये अजीब बात है। हाँ। और पीपल्स पार्टी को तो डील में डाल दिया जाता है। हाँ। व्हीलर डीलर। हाँ। अजब बात है कि सारी जमातें जो मनो अन हुकूमत का मुसवदा जिन्होंने तस्लीम कर लिया, वो सारी जमातें, और वो पीपल्स पार्टी के अलावा वो सारी जमातें थी। एक पीपल्स पार्टी थी जिसने उसमें तरमीम, उस तजवीज़ में तरमीम जो थी वो इंट्रोड्यूस कर, वो सारी जमातें जिन्होंने तस्लीम किया ओरिजिनल मुसवदा, जो मुसवदा हुकूमत ने सबसे पहले जो तस्लीम किया, तजवीज़ किया, उनमें से तो किसी को नहीं कोई कहता कि आपने डील कर ली, हुकूमत से डील कर ली। जिसने मतलब है इसमें पीटीआई की कोई भी तजवीज नहीं है ना, इसमें कोई पीटीआई की तरमीम नहीं जो है। हुकूमत ने दिया वो उन्होंने तस्लीम किया, MQM ने तस्लीम किया, ANP ने तस्लीम किया, सिवाय आपके पीके मैप, JUIF, पीके मैप, JUIF को तो जिस बात पे इख्तिलाफ था वो समझते हैं कि इसमें मजहबी दहशतगर्दी पर फोकस है, सिर्फ दूसरी दहशतगर्दी पे नहीं है। वो जो इत्तफाक राय पार्टीज में था कि दूसरी दहशतगर्दी के लिए एंटी टेररिस्ट
कोर्ट्स बने हुए हैं, वो कोई हम उनको डीक्रिमिनलाइज नहीं कर रहे, उन उसको माफ नहीं कर रहे, लेकिन जिस किस्म की फिरका वारियत और उसकी दहशतगर्दी हो रही है, जो मिसाल के तौर पे दरगाहों पे, इमाम बारगाहों पे बम फेंकते हैं, ये लाल शहबाज कलंदर वाला वाकया, अब्दुल्ला शाह गाजी वाला, दाता साहब वाला, इवन चर्च के ऊपर, इवन बहुत चर्चेस के सारे बिल्कुल ऊपर, टेम्पल्स पे, ठीक, इमाम बरी का वाकया सरकार पे, बिल्कुल, सरकार पे, जी, दातागंज बख्श, दातागंज बख्श, बाबा फरीद के, बिल्कुल, ये जो हुए हैं, और रहमान बाबा, तो ये एक ऐसी टेररिज्म है जो, अच्छा, और फिर इस सोच के लोगों ने एपीएस भी इन्हीं ने किया, जी, ऐसे ही वो मतलब है उनकी एक खास सोच थी ना, जिन्होंने ये अटैक्स किए हैं, अटैक्स किए हैं, तो उन पे फोकस जरा हो। ये इत्तफाक राय सब जमातों का था, स्वाय JUIF का। सो JUIF मेरा ख्याल है आज उन्होंने वोट दिया ही नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल, शेर अकबर खान साहब ने, एग्जैक्टली, और जमशेद दस्ती साहब ने भी नहीं दिया, नईमा किश्वर साहिबा ने भी नहीं दिया, इन्होंने अचकजई साहब ने भी नहीं दिया, जी नहीं, इन्होंने मुखालफत में वोट दिया, तीनों चारों ने मुखालफत में, एग्जैक्टली। अच्छा, ये इट्स अ बिग डेवलपमेंट। और वैसे हम ये सोचते थे, हमें लगता भी था ऐसा कि जी वो जमहूरियत जिसके लिए आप लोगों ने इतनी कुर्बानी दी है, उस जमहूरियत के अंदर कभी आपने सोचा था कि फौजी अदालतें बैठी होंगी और ब्रिगेडियर लेवल के लोग जो है, जाहिर है मजबूरी में वो भी नहीं बैठना चाहेंगे, हालात ऐसे बन गए, लेकिन 2 साल के अंदर वो हालात आप ठीक ही नहीं कर सके, पार्लियामान कुछ भी नहीं बदल सकी, उसमें कोई कानून नहीं बना सके सही से सर। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये 7 जनवरी से फौजी अदालतों की मियाद पिछली जो थी वो ख़त्म हुई है। हमने जो इतना रेजिस्ट किया है और हुकूमत को मजबूर किया है कि इसमें चेंजेस लाए कुछ, उसकी बुनियाद, और उसमें अगर हमने तस्लीम कर लिया है तो एक बाहर बड़ी पब्लिक ओपिनियन, अब मतलब है, मैं तो सच्ची बात है हिल गया था जब मुझे एक, और बहुत से फ़ोन वैसे आते रहे, बहुत से पैगाम और फ़ोन पर, एक APS आर्मी पब्लिक स्कूल की के स्टूडेंट की, शहीद बच्चे की माँ का फ़ोन आया, उन्होंने कहीं से नंबर मेरा लिया और उसने कहा कि आप उनके लिए वकील मांग रहे हो जिन्होंने हमारे बच्चे, मेरे बच्चे को तो वकील नहीं दिया, वकील साहब आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों रेजिस्ट कर रहे हो। तो बदकिस्मती से गुज़श्ता 2 साल में जो नेशनल एक्शन प्लान पे काम होना चाहिए था वो हुकूमत ने नहीं किया, और उसकी पादाश में हमसे ये खराज ले लिया है हुकूमत ने, बिल्कुल खराज लिया है, ये तावान लिया है हमसे कि हमसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात से 2 साल और मियाद बढ़ा दी है। 1 साल पे जब हम, ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, 1 साल से 2 साल पे जाने के हवाले से 1 साल भी अब अगर हो तो वो कोई 9 महीने 8.5 महीने बनते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि 7 जनवरी से इसका इतलाक होना, बिल्कुल, अब ये मार्च का आखिरी अशरा है, तो इसलिए भी हमने, सच्ची बात है कि कहा कि चलिए 2 साल के लिए, मतलब मजबूरन आपको एक फिर कड़वी गोली जो थी वो निगलनी पड़ी, और जाहिर है कि और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई डील, वो डील कह रहे हैं जी, को आसिम हुसैन की डील हो गई है, बिल्कुल, कोई ये डील हो गई है, वो डील हो गई, डील कोई नहीं हुई। ये फैसला बुनियादी तौर पे हमने मेरिट्स को सामने रख के, और एक
एक जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा था या उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज्यादा इसमें जी एंक्शस है कि फौजी अदालतें वो लोग तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं, कुछ जी कमी आई है, वाक़या भी हुई है। एग्जैक्टली नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ जो जमहूरियत में होना चाहिए था वो नहीं है। मैं चौधरी साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम नेशनल एक्शन प्लान पे भी आएंगे और उसके साथ साथ कौमी बयानिए के ऊपर जो कि 19 नुकात थे, 20 थे, उनमें से अगर एक फौजी अदालतों के ऊपर इतनी जिद थी तो बाकी 19 पे क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे साथ हैं और कल ये बिल जो है वो वहाँ पेश होगा। क्या सेनेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी बड़ी रिजेंटमेंट के साथ, किसी बड़े एहतजाज के साथ इसको मंजूर किया जाएगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत ही सीनियर सियासतदान, कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब हैं। साहब, आप बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान की। इस नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात थे, उनमें से फौजी अदालत एक नुक्ता था। 19 नुकात के ऊपर आप क्या पार्लियामेंट के अंदर कभी डिस्कशन हुआ है? आपने एक दफ़ा आप सेनेट के अंदर पूछा जिस पे चौधरी निसार साहब ने कहा कि जी ये तो फिरका वाराना दहशत गर्दी और ये 1400 साल से चल रही है। कल फिर उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर क्यों बात नहीं होती? सर, पार्लियामेंट में इसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा हुई है और मेरे ख्याल है 4-5 मरतबा तो चौधरी निसार खुद आके तकरीर कर गए हैं, लंबी लंबी तकरीर। वो हमारी डिबेट, हमारी बहस, हमारे मुतालबे पर ही वो करते रहे ना तकारीर। कम अज़ कम उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे 4 या 5 तकरीरें की हैं। यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अलावा प्रॉपर तहरीक और मोशन के तहत ये बारहा उठाया गया है पार्लियामेंट में। तो हम, लेकिन कोई रिव्यू कमेटी नहीं होनी चाहिए थी पार्लियामान की जो कि देखती कि नेशनल एक्शन प्लान, क्योंकि अभी तक तो ये लावारिस है। चौधरी निसार कहते हैं मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ, इसके जंजुआ साहब हैं, जाहिर है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो उनके पास कोई उस तरह का ओहदा नहीं है कि वो देख सके सारी चीज़ों को। तो ये लावारिस जनरल जंजुआ तो अब आए हैं ना, वो तो इंडक्ट हुए हैं कुछ 2-3 महीने पहले। वो 2 साल तो चौधरी निसार अली खुद इसका जिम्मेदार रहा है। वो तो मतलब है, देखो ये एक बैनुस्सूबाई मामला है, ये कोई ऐसा अफरीत नहीं है कि जो सिर्फ एक सूबे में ही हो, वहीं से टेररिस्ट आता हो। साउथ पंजाब के टेररिस्ट जाके सारे पाकिस्तान में, क्वेटा में हज़ारा को मारते हैं, हज़ारा कम्युनिटी को। तो इसमें जस्टिस फायजीसा की रिपोर्ट जो थी वो भी, उसका भी कुछ पता नहीं है सर। इतनी बड़ी उसके अंदर एक, अगर वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आती, हाँ जी हाँ, तो वो तो उसकी सूरत हाल कुछ वो हमारे वजीर दाखिला को ले दी गई होती, बिल्कुल, और शायद हमारी हुकूमत को भी ले दी गई होती। ये तो ये लाडले लोग हैं, लंबी लंबी तकरीरें, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, और अमल 0/0, 19 पॉइंट्स पे 0/0 अमल हुआ है। उसकी वजह से ये फौजी अदालतों को की तोसी हमारे लिए एक मजबूरी बन गई है। हमको खुशी से तो नहीं कर रहे हैं, पर हमारे लिए मजबूरी बन गई है। फौज का मोराल भी तो, मतलब फौजी वो कहते हैं कि जी हम जिसको पकड़ते हैं, कहते थे एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था, वो साल बाद वो बंदा हमारे सामने बंदूक लेके, राइफल लेके फिर खड़ा होता था, क्योंकि सिविल अदालतें जो हैं ये मजबूर, बेइख्तियार और गैर महफूज। तो अब 19 पॉइंट्स पे तो अगर अब भी अमल दरामद ना हुआ तो वही काम होगा, और इस पे जनरल जंजुआ पे डालने का तो मकसद नहीं है। ये तो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे वजारत दाखिला की रहेगी। बुनियादी तौर पे वजारत दाखिला के नीचे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो जो कि खोज रख सकते हैं, जो कि इतलात हासिल कर सकते हैं। देखिए, फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको नेशनल एक्शन प्लान का वो निगरान तो नहीं बनाया, फिर भी उसके बावजूद कि वो कर सकते हैं। हाँ, अब बनाया तो उन्होंने जंजुआ साहब को है, जनरल जंजुआ को। हम देखेंगे जनरल जंजुआ किस तरह एक्ट करते हैं, कितना फर्क पड़ता अच्छा, है उनके। पंजाब में रद्दुल फसाद शुरू हो गया। अब तो जाहिर है कि वो हर जो भी आती है नई क़यादत, फौजी क़यादत, वो नया ऑपरेशन शुरू करती है। तो अब रद्दुल फसाद पंजाब में कहा गया कि हम पूरी तरह से काम करेंगे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आपको लगता है कि वहाँ पे सुस्त है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन? कोर कमांडर्स कहते हैं कि जी इसको तेज़ करें, और वो तेज़ नहीं होता। वजह क्या है सर? क्यों ये इतनी बड़ी यानी फोर्स जो है वो भी मजबूर नहीं कर सकती कि इस ऑपरेशन को पंजाब के अंदर तेज किया जाए? वजूहात क्या है? देखिए, शरीफ बरादरान के खिलाफ इस निज़ाम में कोई ऑपरेशन और कोई इक़दामात नहीं होंगे। अगर राना सनाउल्लाह और एक और राना भी हैं, वो अगर सिंध के वजीर होते ना, राना मशहूद की बात कर रहे हैं, दूसरे जिनके ऊपर नैब के मुकदमे, अगर सिंध के वजीर होते ना तो ये उठा लिए गए होते, रेंजर्स ने इनको उठा लिया गया। वहाँ करप्शन को भी बीच में मिलाया जा रहा है, एंटी करप्शन को भी। टेररिज्म के तौर पे जो रेंजर्स को सिर्फ टेररिज्म का मैंडेट है, उसके तहत वो करप्शन के चार्जेस पे भी लोगों को उठा रहे हैं, और उठाया उन्होंने। पंजाब में ऐसा नहीं होगा। सिंध में एक पूरा मतलब है, आप वो समा ज़रा अपने ज़हन में लाएं कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पे जिस तरह रेंजर्स ने हमला किया, नकाब पोच रेंजर्स ने 3-4 घंटे अंदर रहे, मीडिया कवर करता रहा, फिर कंप्यूटर और फाइलें लेके निकल गए। आपके ख्याल में ये पंजाब में हो सकता है? रेंजर्स को इजाज़त ये मिलेगी, ये इख्तियार मिलेगा? क्यों? इसका मतलब है कि जो इदारे हैं रियासती वो भी पंजाब में नहीं करना चाहते, पंजाब में भी नहीं करना चाहते। और पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता तो पंजाब में बड़ा सख्त ऑपरेशन हो गया होता। ये पंजाब की बात सिर्फ नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी की भी है। यूसुफ रजा गिलानी पंजाब से है, पर उसके साथ जिस तरह किया जा रहा है, और उस पर रेफरेंसेस भी, हामिद सईद काज़मी साहब को भी कल हामिद सईद काज़मी पंजाब से है, वो आखिर में बरी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अदालत ने बरी किया है। पर जो कुछ उसके साथ बतौर वजीर, वफाकी वजीर उसको गिरफ्तार किया गया, तो ये इम्तियाज तो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाता रहा है। आज फिर धमकी दी है मुराद अली शाह साहब ने कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर वफाकी इदारों को हम बोरिया बिस्तर गोल नहीं, तो करा नवाज देंगे। शरीफ इसका ने मतलब किया है वो था। रेंजर्स को धमकी दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने किया था, आपको भूल गया? 1989 में फरवरी 1979, आप रिकॉर्ड निकालें, 89 में, हाँ जी, 89 में फेडरल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और होम सेक्रेटरी पंजाब, इनको विड्रॉ किया था और अपने नामजद चीफ सेक्रेटरी, आईजी और होम सेक्रेटरी वहाँ लगाने का तो भेजे थे। ये पीपल्स पार्टी भी और कर सकती है। नवाज शरीफ ने निकाल दिया था। नवाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी, होम सेक्रेटरी तीनों को निकाल के अपने बंदे लगाए थे, निकाल दिया था पंजाब से। ये तो उस जब जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लगा दाग, दाग वो जब कर रहे थे नवाज शरीफ,
तो ये अब्दुल्ला शाह ने कह दिया है तो एक शोर पड़ा हुआ है, मुराद अली शाह जी, सॉरी मुराद अली शाह ने कह दिया है तो एक शोर पड़ा हुआ है हाँ। जिसकी तो इसका मतलब है वो रेंजर्स का भी बोरिया बिस्तर गोल कर सकते हैं ना, उनके इख्तियार हाँ तो है हाँ कि वो हाँ, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बिल्कुल इसका बिल्कुल, मतलब। अगर वो ना मांगे तो रेंजर्स का कोई इख्तियार नहीं है सिंध के अंदर, सिंध के अंदर। अगर सिंध आर्टिकल 147 के तहत नहीं मांगती, वापस कर देती है, तो रेंजर्स का कोई इख्तियार नहीं। इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम स्टेटमेंट है ये एतजाज साहब की तरफ से भी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, इसके बाद हम ज़रूर पानामा के ऊपर भी बात करेंगे और क्या 2017 ही इलेक्शन का साल हो सकता है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी, आज जरदारी साहब ने अनाउंस किया है, पूरी तरह से जो है वो एक्टिव हो गई है। तो अब बिलावल के अंडर पंजाब के अंदर चलेगी पार्टी या जरदारी साहब ने जो वहाँ पे डेरा जमाया उनके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पानामा, तारीख पे तारीख, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पानामा के ऊपर बहुत हमने ज़रूरी सवाल पूछने हैं। वक्त की तंगी ज़रूर है लेकिन वो ज़रूरी पूछने हैं। लेकिन उससे पहले हुसैन हक्कानी साहब पे आज आप लोगों ने बहुत धुआंधार तकरीर की। आपका तो अब वो हमने सुना भी कि आपने कहा कि गलती हो गई है, वाकई तस्लीम किया कि आपकी गलती थी पीपल्स पार्टी की। क्यों सर ये हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर क्यों नहीं बनना चाहिए पार्लिमानी कमीशन, और क्यों नहीं एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए? नहीं, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट तो पब्लिश होनी चाहिए, वो तो हमारा मुतालबा है कि पब्लिश करो और उसके सिफारिशात जो भी हैं उन पे अमल दरामद करो, अमल करो। जहाँ तक मेरा ये कहना कि गलती हमारी पीपल्स पार्टी की, मैंने बड़े मुख्तसर तरीन तकरीर की, इख्तितामी तकरीर आज, पर उसमें बहुत दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगते रहे थे और वजाहतें दी हुई थी। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने कहा मैं तस्लीम करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने गलती की, और वो गलती ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज के हुसैन हक्कानी को लिया। अच्छा अच्छा, ये नया एंगल है सर। मुस्लिम लीग नवाज ये उस कुर्सी पे बैठते थे हुसैन हक्कानी 1988, 1989, 1990 और फिर 1990 से 1993 जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रही, जिस पे आज मरियम नवाज बैठी हैं। ये मीडिया सेल और तर्जमान थे प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मुस्लिम लीग नवाज ने इनको श्रीलंका सफारतकारी का दर्जा जो दिया, जो एलिवेट किया सफीर के दर्जे पे, वो इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ने किया। श्रीलंका और कोलंबो बड़ा कलीदी दारुल हुकूमत था उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान फौज उस वक्त इमदाद कर रही थी डायरेक्टली तामिल के खिलाफ श्रीलंका की हुकूमत की। और फौज के फिर आपने भी वही कर दिया, एजेंसीज के भी और मियां नवाज शरीफ के भी ये मंजूर नज़र थे हुसैन हक्कानी साहब। तो हुसैन हक्कानी, मैंने तो इतनी बात की। दूसरी बात जो है, ये जो हुसैन हक्कानी का मजमून है, मुझे तो ये एक मुलाजमत की दरखास्त लगता है। अच्छा, कहा क्या है आप देखो ना, क्या कहा है? कहा यह है कि मैंने वीज़ा दिलवा के वहाँ CIA के लोग पार्क करवाए पाकिस्तान में, who eventually led to the arrest of उसामा बिन लादेन। सो मैंने हुजूर आपकी खिदमत की और उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करने में मेरा बड़ा किरदार है। तो हुसैन हक्कानी के ये तो अच्छा, ये उनकी बड़ी वैसे वो लंबी चौड़ी इस पे वजाहत भी आई है कि मैंने कुछ भी नया नहीं कहा, जो कुछ भी था वो आज सरताज अजीज साहब ने भी कहा, जो कुछ था वो पुराना था और उसमें नया था।
लेकिन जो कुछ पीएमएलएन करती रही है वो फिर आपने भी तो किया ना, मतलब अगर पीएमएलएन आप कह रहे हैं ये सब करती थी तो आपने भी किया। पीएमएलएन जो करती थी वो हमने किया। उन्होंने हुसैन हक्कानी को रखा, हमने भी हुसैन हक्कानी को, हमने उसको सफ़ीर अमेरिका का बना दिया। तो ये बात तो सही है ना? दुरुस्त है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कुछ ना कुछ तो है ना सर जिसकी नहीं, पर पर्दादारी रही है। वो हुसैन हक्कानी को खुद सोचना चाहिए कि उसके इस बयान की क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अच्छा सर, अब 2017 हो गया है, 18 इलेक्शन का साल है, 1 महीने के बाद 1 साल रह जाएगा इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। ऊपर से पनामा केस का इंतज़ार बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कब तक ये फैसला आ सकता है, और इतनी देर कभी हुई है किसी फैसले के अंदर? फैसला तो आसमा मेरे ख्याल में ये 4 दिन का केस था और 5वें दिन शॉर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए था। फैसला यानी 5वें दिन फैसला आ जाना चाहिए था। इसमें फैसला महफूज करने की भी ज़रूरत ना होती, क्योंकि केस बहुत बड़ा केस है, बड़ा मुकदमा है, पर इससे ज़्यादा सिंपल और सादा मुकदमा मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने अपनी 50 साल की वकालत में देखा है। इतना बड़ा मुकदमा, बड़े मुकदमे जो हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें इतना सादा। इस केस में है क्या? इस केस में यह है कि नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के असासे लंदन में पाए गए और उन्होंने तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। अब ये कि बेटे के हैं, मरियम के हैं, वालिद के हैं, मरियम का नाम पैनामा में आया है, हुसैन का नाम पैनामा में आया है, पैनामा में आया है, पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि एक एसपी के बेटे के 3 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मकान अगर निकल आए तो एसपी पकड़ा जाएगा ना, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। लेकिन जस्टिस चौधरी के केस में ऐसा नहीं हुआ। अरसलान इफ्तिखार साहब का जब आया तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं कैसे होता है कि बेटा जो करता रहे उसका बाप को पता चले और बाप रिस्पॉन्सिबल। वो मुकदमा तो चूंकि चीफ जस्टिस खुद बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस वो तो इस वजह से नहीं चला, वरना वो चलना चाहिए था। और इसका फैसला आप कह रहे हैं 4 दिन में। अच्छा, अब अगर ये हो जाता है फैसला, अब ये एक बिल्कुल रियाजी का सवाल है। रियाजी का सवाल बड़ा सिंपल होता है। 2 + 2 is 4 = 4 और वो 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। रियाजी का सवाल सिंपल है कि ये जायदाद है, आपके नाम है, इसको किन ज़राए और जायज़ आमदन से आपने हासिल किया। इस पे बहुत आसानी पैदा कर दी मियाँ नवाज शरीफ ने जब उसने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमारे पास सारे दस्तावेजात मौजूद हैं। 1978 से लेके उन्होंने कहा कि जब गल्फ स्टील मिल मेरे वालिद ने लगाई, मनी ट्रेल उन्होंने पेश कर दी वहां पे। उन्होंने कहा कि वो 2006 तक जब ये ले गए, जो कि मैं समझता हूँ गलत बयानी की, पर बहरहाल उसके सारे दस्तावेजात और सबूत हमारे पास, मेरे पास महफूज है। अच्छा, तो वो मांगे क्यों नहीं गए? सही, अदालत को चाहिए था वो सिंपल मांग लेती। लेकिन वो दी, हुसैन नवाज ने दी है, लेकिन आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर से भी मांगनी चाहिए थी कि आपकी तकरीर में जो कुछ था वो आना चाहिए। हाँ, वो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा क्या, अदालत में कहा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा कोई डॉक्यूमेंट जो बिजनेस जिसने जनरेट